आज का जो टॉपिक है अर्थक्वेक्स वेव के आधार पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को कैसे मेंस में लिखना है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वह सिस्मोग्राफ पर अंकित होती हैं। ऑब्जर्वेशन स्टेशन होगा, वहाँ पर सिस्मोग्राफ लगा होता है, वहाँ पर भूकंपीय तरंगे अंकित होती हैं। तो सबसे पहले स्मॉल और वीक ट्रिमर होता है, यानी कि छोटा और कमजोर कंपन होता है, जिसे प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। उसके बाद कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। और फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशंस होता है, जिसको हम लोग एल वेव्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं पी एस और एल वेव्स, वही तीनों कंपन सिस्मोग्राफ पर अंकित होता है। और इन पी एस और एल वेव्स जो हैं, ये भूकंपीय तरंगे, इनके आधार पर पृथ्वी की यांत्रिक संरचना का स्पष्ट चित्रण होता है। तो प्रश्न ये है कि अगर अर्थक्वेक्स वेव्स समान चट्टान से होकर गुजरता तो भूकंपीय तरंगे सीधी चलती, लेकिन जो पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगे अंकित होती हैं, वह ज्ञात होता है कि कोर के तरफ वह सीधी नहीं चलती हैं, बल्कि पृथ्वी के कोर के तरफ वो क्या हो जाती हैं, अवतल हो जाती हैं, कॉनकेव हो जाती हैं। और इससे पता चल रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से जो हैं वो अलग अलग घनत्व वाले लेयर से बने हैं। यानी कि जो भूकंपीय तरंगों के गति में परिवर्तन हो रहा है, वह मूल रूप से पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सतह हैं, उनके घनत्व में अंतर होने के कारण है। जैसा कि यहाँ देखिए, एक हम लोगों ने डायग्राम लिए हुए हैं। यहाँ पर जो भूकंपीय फोकस केंद्र से हम लोग जो देख रहे हैं, भूकंपीय तरंगे अवतल हो रही हैं, चाहे वो पी हो या एस हो, तो ये दोनों अवतल हो रही हैं। और इसका मूल वजह यही है कि अंदर में घनत्व में अंतर हो रहा है। और इस तरह के अध्ययन के लिए ओल्डहम महोदय ने बताया कि 120 डिग्री 1909 में ओल्डहम ने क्या बताया कि 120 डिग्री के बाद एस वेव्स जो है वह लोकेट नहीं हो पाती, डिसेपियर हो जाता, गायब हो जाता है। यानी कि 120 डिग्री के बाद एस वेव्स का छाया क्षेत्र बन जाता है। और ये इसीलिए होता है एस, क्योंकि वो तरल भाग में चल नहीं पाता। पी वेव्स भी काफी हद तक कमजोर हो जाती है, वो तो गायब तो नहीं होती है, लेकिन वो अभी जिस स्पीड से उसकी गति बढ़ रही थी उस स्पीड से नहीं बढ़ पाता। तो ये ओल्डहम नामक विद्वान ने बोल दिया। पृथ्वी के कोर में इस तरंगे पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाएगी। 2900 किलोमीटर के बाद वो पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाएगा। और इससे पता चलता है कि जो वो 2900 किलोमीटर के नीचे कोर है, वह लिक्विड अवस्था में है। इसी आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग मुख्यतः लौह और निकेल का बना है, जो कोर में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक कोर को लिक्विड स्टेज में पाया गया है। क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि इस तरंगे वहां से लोकेट नहीं हो पाती और पी वेव्स भी कमजोर हो जाती है। तो ऊपर के जो ये अध्ययन है, इस आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि अगर भूकंपीय तरंगों के स्वभाव और वेगों का अध्ययन किया जाए तो पृथ्वी के अंदर कई घनत्व क्षेत्र डेंसिटी जोन मिलते हैं। और ऐसे 4 प्रमुख डेंसिटी जोन मिलते हैं। सबसे पहला जो है, वहां पर पी और एस वेव्स बहुत ही मंद गति से चल रहे हैं, जिससे ज्ञात होता है कि जो ऊपर का जो भाग है वह सेडिमेंट्री लेयर से बना हुआ है। इसके बाद सेडिमेंट्री लेयर के नीचे जो ऊपरी सतह है, अपर लेयर है, वो लो वेलोसिटी जोन जाना जाता है।
इसकी खोज जेफरी ने किया था और बताया क्या कि जो पीजी वेव्स होती है वो 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से और एसजी वेव्स 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति कर रही हैं। और ये जिन चट्टानों से होकर गुजरती हैं उसका घनत्व तो क्या है 2.7 है। और इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यह परत जो है ग्रेनाइटिक चट्टानों से बनी हुई है। इसी तरह से जो मिडिल लेयर है इसको 1932 ईस्वी में कॉनराड ने खोजा था और इन्होंने बताया कि पी वेव्स की गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस वेव्स की गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और ये जिन सेलों से गुजरती हैं उन्हें बेसाल्ट माना गया। तो डेली और जेफरी ने इसे बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ माना, वहीं वेगनर और होम्स ने इसे एम्फोबोलाइट बोला। लेकिन ज्यादातर विद्वान ये सहमत इस बात पर हैं कि वो जो मध्यवर्ती लेयर है वह बेसाल्ट से बनी हुई है। निचली परत पी और एस वेव्स जो निचली परत में हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। पी तरंग की गति 7.4 किलोमीटर प्रति सेकंड एवरेज हो जाता है, एस तरंग की गति 4.5 किलोमीटर सेकंड हो जाती है और यह माना जाता है कि यह डुनाइट और पेरिडोटाइट से बना हुआ है। तो यह पृथ्वी की सतह से लगभग 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैली हुई है। कोर क्षेत्र में पी तरंगों की गति जैसे कि आंतरिक कोर है तो आंतरिक कोर में इसकी गति जो है 13 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरंगों की गति भी 9 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि 2900 किलोमीटर के बाद इस तरंगे लोकेट नहीं होता। तो ये उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है। जो अपर कोर है वह तरल अवस्था में है, लेकिन वह तरल भाग भी उच्च घनत्व वाला होता है, इसीलिए पी तरंगों की गति बढ़ती है। एस वेव्स पूरी तरह से इस क्षेत्र में गायब हो जाता है। कोर क्षेत्र मुख्यतः लोहा और निकेल से बना है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण तथा क्रोड में पाए जाने वाले लोहा इसके प्रमाण है। पृथ्वी के आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है जो 51 से 50 से लेकर 6370 किलोमीटर तक फैला है। बाह्य कोर तरल अवस्था में है जो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये हम लोगों को इतना हम लोग का एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अगर हम लोगों से ये पूछा जाए कि अर्थक्वेक वेव्स के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग का ये दूसरा है थिकनेस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो विभिन्न विद्वानों का क्या कहना है, जैसे कि डेली ने घनत्व के अंतर के आधार पर पृथ्वी के 3 परतों का अनुमान लगाया। आउटर जोन जिसका घनत्व 3 है और उसकी जो मोटाई है 1600 किलोमीटर है, ये सिलिकेट से बना हुआ है। जबकि मध्यवर्ती परत जिसका घनत्व 4.5 से लेकर 9 तक है वो आयरन और सिलिकेट का मिश्रण से बना है, इसकी मोटाई 1280 किलोमीटर है। वहीं जो केंद्रीय परत सेंट्रल जोन है यानी कि कोर के तरफ है वो आयरन से बना हुआ है, इसकी डेंसिटी 11.6 और डायमीटर जो है उसका है 7040 किलोमीटर है, रेडियस 3520। तो जो ये हम लोग को डेली के हिसाब से ये पता चल गया कि पृथ्वी में 3 जोन है, आउटर जोन, इंटरमीडिएट जोन और सेंट्रल जोन। और जो सबसे मोटा है इसमें इनके अनुसार सेंट्रल जोन है, 3520 किलोमीटर तक उसका रेडियस है। नेक्स्ट जेफरीज के अनुसार देखिए, जेफरीज ने भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी की 4 परतों का अनुमान लगाया। तो यहाँ पर भूकंपीय तरंगे जो अभी पढ़ के आ रहे हैं उसके अनुसार फर्स्ट लेयर मिडी सेडिमेंट्री लेयर से बना है, सेकेंड लेयर ग्रेनाइट से, थर्ड लेयर थैचेलाइटाइट और डायरोटाइट से बना है, डायराइट से, थैचेलाइट और डायराइट से, और चौथी परत डुनाइट पेरिडोटाइट और एक्जोलाइट से बनी है। तो ये भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर बता रहे कि थैचेलाइट और डायराइट से तीसरी लेयर बनी है, जबकि चौथी लेयर डुनाइट पेरिडोटाइट और एक्जोलाइट से बनी है।
होम्स ने पृथ्वी में दो ही लहर बनाया। फर्स्ट फर्स्ट सतह को क्रस्ट, और इसमें अपर क्रस्ट आता है और अपर पार्ट ऑफ द सियाल आ जाता है। और जो सेकेंड लेयर्स है उसमें सबस्ट्रेटम है, जिसमें सीमा का लोअर पार्ट आता है। इसी तरह से होम्स के अनुसार सियाल की जो गहराई है थर्मल बेसिस पर 20 किलोमीटर या उससे कम है, सतही तरंगों के आधार पर 15 किलोमीटर से अधिक है, प्लूम्स के आधार पर 20 से 30 किलोमीटर, और अत्यधिक गहरे भूसन्नति क्षेत्र में 20 किलोमीटर से अधिक मिलता है। तो ये होम्स के अनुसार मुख्य रूप से दो ही लेयर्स हैं। यहाँ पर डेप्थ ऑफ सियाल के आधार पर ये होम्स ने बता दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं वांडर ग्रांट के अनुसार। तो वांडर ग्रांट के अनुसार पृथ्वी में 4 लेयर हैं। अपर क्रस्ट कॉन्टिनेंट में 60 किलोमीटर तक, अटलांटिक ओशन में 24 किलोमीटर तक, पैसिफिक ओशन में 6 किलोमीटर तक। तो अलग अलग जगह पर इसकी मोटाई अपर क्रस्ट की अलग अलग है। घनत्व 2.75 से लेकर 2.9 तक। नेक्स्ट जो है अगला इनर सिलिकेट मेंटल सीमा जो है वो 60 से लेकर 1140 किलोमीटर तक। इसका जो डेंसिटी है 3.1 से लेकर 4.75 तक। सिलिकेट और मिक्स मेटल है यहाँ पर। तो तीसरा जो है सिलिकेट और मिश्र धातुओं का परत 1140 से 2900 किलोमीटर तक, डेंसिटी इसका 4.7 से लेकर 5 तक। और लास्ट जो है मेटेलिक न्यूक्लियस नीफे वाला ये क्षेत्र है, इसका 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर, घनत्व 11 हो जा रहा है। तो ये वांडर ग्रांट के अनुसार 4 लेयर है, अपर क्रस्ट, इनर सिलिकेट मेंटल, तीसरा सिलिकेट एंड मिक्स्ड मेटल, और चौथा मेटेलिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम लोग का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अर्थक्वेक वेव्स। तो इसमें भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का जो वर्गीकरण किया गया है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बेरोस्फीयर। तो 100 किलोमीटर की गहराई तक लिथोस्फीयर बताया गया था। हमने आपको आगे भी बताया था कि 200 किलोमीटर की गहराई मैक्सिमम लिथोस्फीयर होता है। तो यहाँ भूकंपीय तरंग के आधार पर लिथोस्फीयर कितने किलोमीटर गहरा हो गया? 100 किलोमीटर। मुख्यतः ग्रेनाइट, सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। घनत्व 3.5 तक है। पायरोस्फीयर 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक है। मिश्रित क्षेत्र है, ये बेसाल्ट से बना है। घनत्व 5.6 है। बैरोस्फीयर 2880 किलोमीटर डेप्थ है। इसका जो डेंसिटी रेंज है 8 से 11 किलोमीटर तक है, और 2880 किलोमीटर के नीचे सारा भाग बैरोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए, और यहीं तक ये हम लोग का कोर्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग रिसेंट व्यू पढ़ेंगे। थैंक यू।